नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। थोड़ी देर में साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण ऐसे वक्त में आया है जब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान आया हुआ है। क्या चंद्र ग्रहण का असर तूफान पर पड़ेगा? मौसम विभाग के मुताबिक चंद्र ग्रहण से तूफान का असर और तीव्र हो सकता है। इसकी वजह यह है कि पूर्णिमा और पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन समंदर में ज्वार भाटा पैदा होता है। यास तूफान की वजह से पहले से ही समंदर में तेज लहरें पैदा हो रही हैं। ऐसे में डर है कि कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण से स्थिति और खराब ना हो जाए। चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना हमेशा से विज्ञान और ज्योतिषाचार्यों के लिए उत्सुकता का विषय रही है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दोनों पक्षों को समझने के लिए हमारे साथ अगले 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे दोनों ही क्षेत्रों के दिग्गज जानकार। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब धरती की छाया में चला जाएगा चांद, थोड़ी देर में लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। आज आसमान में दिखेगा सुपर ब्लड मून। समंदर से आसमान तक आज हलचल है। ऐसे दिन जब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय इलाके यास तूफान की चपेट में हैं, थोड़ी देर में चांद को ग्रहण लगने वाला है। थोड़ी देर बाद चंद्रमा धरती की छाया में आने लगेगा, यानी सूरज और चांद के बीच हमारी पृथ्वी आ जाएगी। चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया दोपहर 3:15 बजे शुरू होगी और शाम 6:23 पर खत्म होगी। लेकिन चांद का ज्यादा हिस्सा शाम 4:39 पर ढक जाएगा और 4:58 से धरती की छाया से निकलना शुरू हो जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, उड़ीसा के कुछ तटीय इलाकों, साथ ही अंडमान और निकोबार में दिखेगा। पोर्ट ब्लेयर में चंद्र ग्रहण शाम 5:38 से सबसे लंबे समय तक 45 मिनट तक देखा जा सकेगा। पुरी और मालदा में 6:21 पर यह सिर्फ 2 मिनट तक देखा जा सकेगा। ग्रहण सायंकाल 3:15 से स्टार्ट होता है और 6:23 पर ये जो है आपका समाप्त होता है। आज के चंद्र ग्रहण में खास बात यह है कि आज सुपर ब्लड मून है, यानी चांद लाल रंग का नजर आएगा। आज एक और दुर्लभ खगोलीय घटना हुई है। चांद का आकार सामान्य दिनों की अपेक्षा 30% ज्यादा चमकदार नजर आया। दोपहर 1:53 पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब था, लेकिन सुपर मून देखने के लिए लोगों को सूर्यास्त का इंतजार करना होगा। विज्ञान के मुताबिक चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सदियों से ज्योतिषाचार्य ग्रहण की स्थिति के आधार पर भविष्य की झलक देखने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण ज्योतिषियों के लिए अहम घटना है। आज पड़ने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 2021 में भारत में दिखने वाला अगला चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अभी इस वक्त का अपडेट दे दें तूफान को लेकर भी। चंद्र ग्रहण की वजह से ये तूफान और खतरनाक हो सकता है, इसकी जानकारी दी गई है और खुद मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। यास तूफान के साथ आज चंद्र ग्रहण भी है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण की वजह से तेज लहरें समंदर में उठ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने इसका अनुमान जताया है। एक ही दिन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का पड़ना ये ज्वार भाटे की स्थिति पैदा करेगा समंदर में, और जो असर भी दिखाई दे रहा है जमीन पर। हमारे रिपोर्टर्स आपको सुबह से ही चाहे ओडिशा के बालासोर जहां तूफान को टकराना है वहां से लेकर पश्चिम बंगाल तक की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ गौहर रजा साहब आ गए हैं। आप फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं CSIR से। प्रोफेसर RC कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और इसके अलावा पूर्व प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ आ गए हैं, धर्माचार्य, और स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन गौहर रजा जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। मौसम विभाग भी ये अनुमान जता रहा है कि
पूर्णिमा की वजह से और ग्रहण की वजह से जो तूफान अभी पश्चिम बंगाल उड़ीसा को प्रभावित कर रहा है वो और खतरनाक हो सकता है। अभी भी इसे वेरी सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। तो आज का जो ये खगोलीय घटनाक्रम है, ये क्या असर तूफान की स्थिति को लेकर पैदा करता है, उसे कितना खतरनाक बनाता है? मीनाक्षी, पहले तो मैं एक बात करेक्ट कर दूं आपकी कि मैं CSIR में एज चीफ साइंटिस्ट रिटायर हो चुका हूं, तो अभी मैं CSIR में नहीं। दूसरा, आपका जो सवाल है वो बहुत लोगों के लिए अहम सवाल है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस दुनिया भर में ये कहता है कि चांद चंद्रमा ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसका इस बवंडर के ऊपर, ये जो आपदा आ रही है उस एरिया में, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ना ही इंसान की जिंदगी पे कोई असर पड़ने वाला है उस तरह से कि चंद्रमा के ग्रहण का असर पड़े या सूर्य का ग्रहण का असर पड़े। इसका कोई एविडेंस नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हमारा जो मौसम विभाग है वो क्यों ये बात कह रहा है कि वो बढ़ जाएगा। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस कहीं दुनिया में नहीं है कि कहीं कोई बवंडर आ रहा है, उठ रहा है अगर, तो वो ज्यादा तीव्र हो जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जो वैसे ही बहुत खतरनाक है वो अलग बात है, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत प्रभावित कर सकता है, हमारी जिंदगियों को तहस नहस कर सकता है और एक बड़े एरिया में कर सकता है, बंगाल से लेकर के और नीचे के तटों तक वो असर डालेगा। ये संभावना है, जो बहुत दुखद बात है, लेकिन इसके साथ साइंटिफिक एविडेंस इन दोनों को मिलाने का बहुत ही गलत साबित होगा। जी, स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, विज्ञान की इस पर अलग, चलिए राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है, पहले उनका रुख कर लेते हैं। शास्त्री जी, विज्ञान की अपनी अलग नजर है, लेकिन जब हम ज्योतिष के लिहाज से बात करते हैं तो इन घटनाओं का क्या मतलब है? फायदा लोगों का होगा, नुकसान होगा, किस तरह से ये लोगों को प्रभावित करेगा? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष भी एक प्राचीन विज्ञान है और जिसे गौहर राजा जी जिस विज्ञान की बात करते हैं ये आधुनिक विज्ञान है। शास्त्रों में दो सिद्धांत प्राप्त होते हैं, एक आधुनिक सिद्धांत है, एक प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार ग्रहण को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है और वह गतैष्यादि विषादेन गतिर्निघ्नि घतः लब्धवन साधिनाम शोध्यम योज्यम स्पष्ट भवेद्ग्रहा। वह चंद्र और सूर्य के और राहु और केतु के ग्रह स्पष्ट, उनकी गति के आधार पर ग्रहों का स्पष्ट किया जाता है और इस प्रकार से उसमें जब चंद्रमा के साथ में राहु या केतु की युति हो जाती है तो वह ग्रहण योग बन जाता है। ग्रहण को कभी भी हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। ग्रहण और भी होते हैं, शनि मंगल इत्यादि ग्रहों पर भी ग्रहण। शास्त्री जी, बस एक मैं इसमें आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ग्रहण कभी भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आज तो बुद्ध पूर्णिमा भी है जिसे एक अध्यात्म के लिहाज से, प्रार्थना के लिहाज से एक शुभ दिन माना जाता है। तो इन दोनों का एक साथ होना, इसके क्या मायने हैं? ये और भी जो है सोचनीय विषय है कि बुद्ध पूर्णिमा जैसे, और स्वाभाविक है कि जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णमासी की तिथि को ही लगता है। अब महीना चाहे वो वैशाख की पूर्णिमा हो चाहे चैत्र की पूर्णिमा हो, किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को ही, क्योंकि यह जो हमारी एक राशि है यह 30 अंश की होती है और इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा में जब 180 अंश का अंतर होता है तभी पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा के साथ में केतु या राहु की जो युति होती है, दो ग्रहों की युति होती है, पापक ग्रह और शुभ ग्रहों की, तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, आज जो है वो चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण हमेशा उसकी रात्रि में होता है, इसलिए इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह दिन में हो रहा है और इसलिए इसको खंड ग्रस्तास्त चंद्र ग्रहण का, जिसमें चंद्रमा उदय होगा उससे पहले ही ग्रहण उसको ग्रसित कर चुका होगा चंद्रमा को, इस कारण से ये ग्रस्तास्त चंद्र ग्रहण है। और जिन क्षेत्रों में चंद्रमा का उदय 6:23 से पहले होगा उन्हीं क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण, जैसे पूर्वी भारत के बंगाल है, गुवाहाटी है, आसाम है, केरला है, ऑस्ट्रेलिया है, इत्यादि शहरों में, इत्यादि देशों में चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ स्थानों पर आंशिक रहेगा, कुछ स्थानों पर ऑस्ट्रेलिया आदि देशों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण का योग रहेगा। और जिन स्थानों पर चंद्र ग्रहण का चाहे वह आंशिक हो चाहे पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, जहां पर वह ग्रहण लगेगा वहां पर ही उसके सूतक आदि जो नियम है
वो मान्य होंगे। शेष जहां पर चंद्रमा 6:23 सायंकाल के बाद उदय होगा, वहां पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। इस कारण से दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, या बिहार का कुछ क्षेत्र है, कुछ बिहार के क्षेत्र में भी चंद्र ग्रहण। शास्त्री जी, आपके पास मैं लौटूंगी, बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं एक बार रिएक्शंस के लिए जाना चाहूंगी। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से बीता पूरा साल और अब हमने जो देखा, जिस मनस्थिति से लोग गुजर रहे हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि चांद की जो परिस्थितियां होती हैं उससे लोगों की मनस्थिति बहुत प्रभावित होती है। जो खगोलीय घटना आज हो रही है, इसका क्या असर लोगों के जहन में कोरोना काल में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पड़ेगा? मीनाक्षी, देखिए, एक तो ये चंद्र ग्रहण दिन में पड़ रहा है, और दूसरा ये भारत में तो आंशिक है, लेकिन देखा इसका रूप लाल है। तो अब ये ग्रहण निश्चित है व्यक्ति के जीवन में, जैसे कोरोना आपने छेड़ दिया, कोरोना तक चलो पहले वो गले तक था, हार्ट तक था, आंखों में आ गया, आंखों में भी वो फंगस और आंखों को लालिमा दे रहा है। तो निश्चित है चंद्रमा जहां मन का देवता है, चंद्रमा जहां मन को ठीक रखता है, बुद्धि को ठीक रखता है, वो चंद्रमा उसी तरह से चंद्रमा मनसो जाता, तो वही चंद्रमा व्यक्तियों को रुग्ण भी करता है। क्योंकि ये जो संवत्सर है ये मंगल से शुरू हुआ है, और मंगल और चंद्रमा, लेकिन आज चंद्र ग्रहण बुधवार को है, तो बुध का संयोग होने से ये चंद्र ग्रहण भारत पर ज्यादा असर नहीं करेगा। भारत के लोगों पर, यहाँ तक कि ये चंद्र ग्रहण मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि कोरोना को भी खत्म कर देगा। इसने जो लोगों की आंखों में लालिमा आना चाहिए तो इसने स्वयं ले ली। तो मैं समझता हूँ ये चंद्र ग्रहण लाभकारी होगा। ये बहुत भगवान की कृपा, यानी खगोलीय है, जिसको प्राचीनतम खगोलीय घटना कहते हैं। तो प्रकृति के साथ जहां जो कुछ होता है वो प्रकृति, नेचर भी मदद करती है। तो ये चंद्र ग्रहण आपकी मदद करेगा। जी, प्रोफेसर आरसी कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, जब आप आज की इस खगोलीय घटना को देखते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स से किस नजर से देखता है? मानवता के लिए ये क्या संदेश लेकर आता है? देखिए, मेरे लिहाज से तो हर ग्रहण एक ज्ञान पर्व है, और ये तो बहुत ही सरल खगोलीय घटना है। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ गया है, और जो पार्शियल ग्रहण है वो करीब 3:15 बजे के आसपास शुरू हो रहा है। इससे पहले जो है पेनम्ब्रल है, जो कि जो हल्की छाया होती है पृथ्वी की, उसके अंदर चंद्रमा होता है, और टोटलिटी इस बार करीब 15 मिनट की है। जहाँ तक बात है कि इसका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ज्ञान पर्व इसलिए है कि हम अंतरिक्ष के बारे में और अपने आसपास के परिवेश के बारे में कुछ जान पाते हैं। बहुत सारी बातें हमने स्कूलों में पढ़ी होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम लोगों को याद दिलाते हैं कि ये, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का क्या ग्रह है, उसका चक्कर लगाता है, और किसी एक समय ऐसा आता है कि जब वो उसकी छाया की ओट में आता है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसकी जो है गणनाएं वगैरह होती हैं, बहुत शुद्धता के साथ कहा जा सकता है कि किस आखिरी सेकंड तक उसकी प्रेडिक्शन रहती है। इसके अलावा जो है ग्रहण का कोई प्रभाव हमारे जीवन पे और नहीं पड़ता है। लेकिन जब पूर्ण चंद्र ग्रहण जो आज है और जिन इलाकों से देखा जा रहा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ बहुत से लोग वहाँ पर तस्वीरें खींच रहे हैं, लालिमा लिए चंद्रमा पूर्णता के समय होगा, और इस बात पर निर्भर करता है कि वातावरण कितना साफ और सुथरा है, और तब चंद्रमा की जो लालिमा है कितनी गहराई लिए है, हल्का है, या कई बार जो कहीं ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण जब वातावरण में उसकी सूट जो फैल जाती है, तो तब चंद्रमा का रंग बहुत गहरा जाता है। तो इसके अलावा और कुछ भी जो है सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे जो है इस तरह से हम कोई डरते रहें कि इसका फलानी चीज के साथ हम संबंध करें कि उसके कारण जो है ये हो गई या इसके कारण वो हो गया, तो वो सब नहीं है। गौर रजा जी, जिस तरह से खगोलीय घटनाएं जब होती हैं, दुनिया भर के खगोल प्रेमी जो हैं वो उसको बड़े करीब से देख रहे होते हैं। भारत में तो बेशक आंशिक रूप से दिखेगा, लेकिन दुनिया के जिन देशों में ये पूरे भव्य तरीके से नजर आएगा, किस तरह का एक्साइटमेंट, उत्साह आप ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी में, खगोलविदों के बीच?
चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों हालतों में हमें, जैसा मेरे साथी ने भी कहा, कि हमें एक बार तो ये है कि याद दिलाते हैं हम बच्चों को कि ये खगोलीय घटनाएं क्या होती हैं। तो उसमें बच्चों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के काफी एक्साइटमेंट पैदा होता है हमेशा ही, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक तरह से जो कुछ किताब में पढ़ रहे हैं, जैसा कहा, वो उनको आंखों से देखने को मिलता है और वैसा ही देखने को मिलता है जैसा उन्होंने पढ़ा है, और वो उसे स्टडी कर सकते हैं कि भाई जो चीजें हो रही हैं वो किस तरह से घट रही हैं। यानी पार्शियल शुरू होगा, फिर वो पेनम्ब्रा बनेगा, फिर अम्ब्रा बनेगा, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। चंद्र ग्रहण में एक खूबसूरत बात है, और बहुत ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि चंद्रमा पूरी तरह से कभी भी आंखों से ओझल नहीं होता। ये एक खास बात है। और सूर्य ग्रहण में हो सकता है कि सूर्य पूरी तरह से आंखों से ओझल हो जाए, पर चंद्र ग्रहण में इसलिए नहीं होता कि हमारे जो कवच है हवा का, उससे डिस्पर्स होकर के लाइट जो है वो थोड़ी बहुत चंद्रमा तक पहुंचती रहती है। सूर्य ग्रहण में क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो धरती से तो लाइट जा नहीं रही सूरज तक, तो अगर वो लाइट रुक गई, अगर वो रोशनी रुक गई, वो किरणें रुक गई, तो फिर सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। वो भी एक खास हालत में होता है, वरना उसका बहुत खूबसूरत कोरोना बनता है। कोरोना आजकल बड़ा खराब वर्ड हो गया है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत कोरोना बनता है। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो हल्का आपको हमेशा दिखाई देता रहता है, और वो बड़ा खूबसूरत नजारा होता है। उसका कलर जो है वो बहुत गहरे किस्म का कत्थई कलर हो जाता है। तो ये एक खास बात है, और वो बहुत एक्साइट करता है। जी, तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर हमारा ये कवरेज जारी है। विज्ञान और साथ ही अध्यात्म और ज्योतिष दोनों की नजर से इसको हम देख रहे हैं। शास्त्री जी, मैं चाहूंगी कि अब आप इस पर जरूर एक कमेंट करें। आप जिक्र कर रहे थे कि कोविड के समय में जो लोगों की मनस्थिति है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको यही बात कह रहा था कि हमारे शास्त्रों के दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है आर्यभट्ट का सिद्धांत, जिसको आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत है वशिष्ठ और वेदव्यास इत्यादि का सिद्धांत, जिसको हम प्राचीन सिद्धांत कहते हैं। जो अपने गोहर रजा साहब हैं, ये बात कर रहे हैं आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत में जिन ग्रहों की बात कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं जहाँ पर आज के लोग जा करके और वहाँ पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और हम जिन प्राचीन सिद्धांतों की बात करते हैं जहाँ ग्रह गणित का वर्णन है, हम उन ग्रहों की बात करते हैं जो ग्रह हमारी बात को सुनते हैं, जिनसे हमारे शास्त्रीय पद्धति के, आध्यात्मिक पद्धति के द्वारा जिन ग्रहों से बात होती है, जिन ग्रहों की हम पूजा करते हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को जानते हैं और हमारे बातों को सुनकर हमारे कष्ट पीड़ा का निवारण करते हैं, वह शास्त्र का प्राचीन सिद्धांत है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है, चूंकि चंद्रमा स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के सबसे नजदीक है और चंद्रमा का ही इस सदी का सबसे पहला ग्रहण है। अब चूंकि चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। यदि आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली पर भी खखटनम भयातम भोगो धृतम तत्। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो चुका है भारत के लिए। चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि मान्यता अलग है, लेकिन उससे अलग आज क्योंकि तूफान भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र झेल रहा है, और इससे अलग ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्रों की चाल से इसे किस नजर से देखता है। सवाल तो ये भी है कि कोरोना महामारी जिससे इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है, क्या ऐसी घटनाओं का इस पर भी कोई असर होता है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। चंद्र ग्रहण और सुपर मून साथ साथ आकाश में दिखेगा अद्भुत नजारा। लाल रोशनी में क्यों नहाएगा चांद? चंद्र ग्रहण में लाल चांद का पूरा सच। चंद्र ग्रहण कोई नई खगोलीय घटना नहीं है, लेकिन आज आसमान में जो नजर आएगा वो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खगोलीय घटना है, जो ज्योतिष की दुनिया के मानने वालों के लिए भी अहम है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:15 बजे से शुरू होकर शाम 6:22 तक रहेगी। इसी दौरान सुपर ब्लड मून की घटना को शाम 6:49 पर 35 मिनट तक देखा जा सकेगा, यानी कुछ देर के लिए चंद्रमा का रंग लाल हो जाएगा। हालांकि भारत से सुपर मून आंशिक रूप से नजर आएगा। सरल शब्दों में आपको बताएं तो चांद सफेद की बजाय कुछ देर के लिए लाल रंग का नजर आएगा। यहाँ आपको यह समझना है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया चांद की रोशनी को ढक लेती है, जिसके चलते सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चांद पर पड़ती है तो वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास धीरे धीरे पहुंचता है तो उसका रंग काफी चमकीला यानी गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस खगोलीय घटना को ब्लड मून कहा जाता है। विज्ञान की चाल से अलग ज्योतिष चंद्र ग्रहण की अपनी तरह से गणनाएं कर रहे हैं। वर्तमान विभीषिका, ये जो कोरोना नाम की महामारी सारे जगत में फैली हुई है, 26 मई से थोड़ा इसमें राहत होनी चाहिए। ज्योतिषियों ने चंद्र ग्रहण से होने वाले प्रभाव की गणना करनी शुरू कर दी है, लेकिन विज्ञान के लिए यह ग्रहण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मौका लेकर आया है। तो तैयार हो जाइए कुदरत की सबसे अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनने के लिए। चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौर रजा जी, आपकी वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगी कि आप चांद के स्वरूप को लेकर और आज के ग्रहण को लेकर जो जानकारी दे रहे थे वो जरूर आप बताएं, लेकिन इसके साथ ही जो लोग देखना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उनके पास क्या विकल्प है? पहली बात तो ये कि जो कवच है धरती के चारों तरफ, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसमें कण हैं, धूल से लेकर के और बाकी गैसों के जो कण हैं, उनसे छन करके लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, वो बिखर जाती है। वैसे किरणें जो हैं हम ये जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि वो सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन जब वो इन कणों से टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं। और इस वजह से जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से नजरों से कभी ओझल नहीं होता। पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो तब भी नहीं होता जिस तरह सूरज हो जाता है। मैं ये बात कहना चाहता था। और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट कि कितना विजिबल है और किस तरह से वो विजिबल है, ये अपने अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए हो जाता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर चीजें हमें अब चंद्रमा के बारे में पता है, ऐसी भी गुत्थियां हैं जो अभी नहीं सुलझी हैं, पर वो ग्रहण से नहीं सुलझ सकती, हमें वहां जाना पड़ता है। और इसीलिए अलग अलग देश और हमारा देश भी चंद्रमा पे जाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन आज के दिन जो मैं कह रहा था कि आज एजुकेशनल दिन होता है, ये इल्म हासिल करने का, ये ज्ञान हासिल करने का दिन होता है, क्योंकि ये मौका मिलता है हमें ज्ञान तक पहुंचने के लिए। और आज मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जो हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने हमारी साइंस को बहुत कुछ दिया है, उनके दिल का दुख भी हमें याद करना चाहिए। उनका ये कहना है, अपने लेख में लिखते हैं कि मैं 40 साल तक बच्चों को क्लास में पढ़ाता रहता था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, और इस सब बातचीत के दौरान में क्लास में सब सर हिलाते थे, लेकिन अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाए तो वो बाहर निकल जाते थे और छुपने की कोशिश करते थे और खाना बंद कर देते थे और पूजा पाठ में लग जाते थे। ये दिल का दर्द एक बार हमें होमी जहांगीर भाभा के एक कमेंट में भी दिखाई देता है, जो हमारे जाने माने बहुत हमारे देश को उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है और वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फादर कहलाते हैं इस देश के अंदर। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में इतने सारे पंडित और ज्ञानी लोग हैं जो भ्रांतियां फैलाते रहते, और अगर यही लोग जिनकी जबान बहुत तेज है और वो बहुत कनेक्ट कर पाते लोगों के साथ, वो लोग अगर साइंस का प्रचार प्रसार करने लगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो ये देश कितनी तेजी से उन्नति करेगा और कितनी तेजी से तरक्की करेगा। ऐसा नहीं हुआ है, ये बदकिस्मती है हमारे देश की। वो लोग जो जबान के बहुत तेज हैं, जो जानते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए,
वो साइंस से उन्हें दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। आखिरी बात जो आचार्य जी ने कही थी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल है हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट का, आर्यभट्ट का, जी, वो पहला साइंटिस्ट दुनिया में है जो ये लिखता है कि शायद धरती घूम रही। उससे पहले तक हमारी सारी मान्यताएं थी कि धरती नहीं घूमती है, धरती स्थिर है, दुनिया भर में ये माना जाता। वो पहला आदमी, लेकिन उसका इतना मजाक उड़ाया गया और उसकी सबसे बड़ी जो गड़बड़ थी उस बेचारे की, इतने महान साइंटिस्ट की, वो ये कहना था कि राहु केतु कुछ नहीं होते, राहु केतु का कोई आर्य शास्त्री जी आपसे जवाब नहीं। अभी शास्त्री जी ने राहु केतु का जिक्र कर दिया इतने जमाने बाद। उसने जो कुछ कहा था उसका इतना मजाक उड़ाया गया आने वाले वक्तों में, कई सदियों तक, और आज भी बहुत सारे लोग उड़ाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी साइंस रुक गई। हमारी साइंस, अगर उसकी बात के ऊपर हमने गौर किया होता और माना होता तो उन सदियों में तो शायद हम दुनिया के पहले देश होते जो ये साबित करते कि धरती घूम रही है, बजाय वेस्ट के हमारा देश ये साबित करता कि धरती घूम रही है। शास्त्री जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं एक रिएक्शन पहले यहाँ पे सर्वानंद सरस्वती जी से भी ले लूं, फिर मैं आपको एक साथ समय दूंगी बोलने का। सर्वानंद सरस्वती जी, जो बातें यहाँ पर गौहर रजा जी उठा रहे हैं, उन्होंने उदाहरणों के साथ बताया कि अंधविश्वासों ने कब कब कैसे कैसे विज्ञान को चोट पहुंचाई, या आगे हमारा जो पहिया था विज्ञान का आगे बढ़ने का, वो कैसे कहाँ कहाँ अटका है। इस पर आपका कॉमेंट, और अंधविश्वास और विज्ञान, इसके बीच का जो एक रास्ता है वो तो कहीं से देखना होगा ना। वो उदाहरण दे रहे हैं इस बात का कि कैसे बड़े से बड़े जो प्रकांड पंडित थे, जो जानकार थे, वो तक इन बातों से आहत हुए जब बच्चे क्लास से उठकर चले गए सूर्य ग्रहण के समय। लेकिन हम आदरणीय गौहर रजा जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे अध्यात्म ने, और ज्योतिष भी एक विज्ञान है, उसने विज्ञान को बढ़ावा दिया। भारतवर्ष में जो शोध हुई है उसमें ज्योतिष का भी सहयोग है, अध्यात्म का बहुत बड़ा शोध है। आज जो पूर्णिमा है, हम गौहर रजा जी को बता रहा हूँ, अगर देखिए जो हमारे यहाँ धर्म, एक हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म, तो हिंदू क्या करता है कि सूर्य की उपासना करता है, मुस्लिम चंद्रमा की उपासना करता है। लेकिन जब ये इसी पक्ष में, जब इनका अभी वो जो बहुत बड़ा महीना निकला है जिसका इन्होंने चंद्रमा का दर्शन किया, दर्शन भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं आज बता दूं आपको, चंद्रमा जो लाल हो रहा है ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि धरती अगर ये लाल हो गई, अगर धरती जलने लगी, तो आध्यात्मिक पुरुष जैसे बुद्ध जैसे आए, आज बुद्ध जयंती भी है, बुधवार है, तो बुद्ध ने भी एक ही बात की। तो एक काल, ये 400 वर्ष पहले भी ऐसा काल आया था। तो ये भामा का उदाहरण दिया आपने, एक साइंटिस्ट का और उदाहरण दिया। उन लोगों ने कहा कि ये आज्ञा चक्र जो है ना आपका, जहां हम बिंदु लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र को चाहे बिंदु से या अपने बीच की अनामिका से छू लें तो निश्चित मन की जो शांति है, मन में जो भ्रम होता है कि मैं बीमार हूं, मैं कोविड से मर जाऊंगा, मैं ये हो रहा हूं, जो शंकाएं होती हैं, तो ये चंद्रमा और सूर्य जब ग्रहण काल आता है तो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर भी आपत्ति आती है, पृथ्वी छाया कर देती है। ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि पृथ्वी की छाया नहीं होती है, ये चंद्रमा घूमता नहीं है। तो अध्यात्म यहाँ पर बहुत बड़ा मीनाक्षी बल देता है। आज की बुद्ध पूर्णिमा पर जो लोग ध्यान में बैठेंगे, जो लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर सोचेंगे, तो मन की विल पावर उनकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो कोविड जैसी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। गौहर रजा जी, देखिए यहाँ पर स्वामी जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, और ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे ही अपनी परंपरा में जो इतने बड़े ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, जिन्होंने तप की है, साधना की है, और कई ऐसे ज्ञान बिंदु उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं। जगत गुरु भारत क्यों ही नहीं कहलाता। और उनकी तरफ से कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहां से तो अध्यात्म शुरू होता है। तो इसलिए इस बात को क्या पूरी तरह से खारिज कर देना, क्या ये सही है? महात्मा बुद्ध का नाम लिया अभी ज्ञानी जी ने। महात्मा बुद्ध क्या वो बात नहीं बताई
जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है और वो साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाती है। महात्मा बुद्ध ने पहले बार रिकॉर्ड हुआ है दुनिया में जहां वो साइंटिफिक टेम्पर को परिभाषित मेरे हिसाब से कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई बात इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरु ने कही है, कोई बात इसलिए मत मानो कि वो किताब में लिखी है, कोई बात इसलिए मत मानो कि तुमने सुनी है। जब तक परख ना लो तब तक किसी चीज के ऊपर विश्वास ना करो। ये इसको दबा दिया हमने कि क्वेश्चनिंग जो है, सवाल उठाना जो है, वो समाज में या अपने एनवायरनमेंट में बेहद जरूरी है। और तभी देश तरक्की करता है जब पुरानी चीजों के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर सवाल उठाता है। साइंस में और जो कुछ अभी हमने सुना अपने ज्ञानियों से, उसमें एक बड़ा फर्क है। और बड़ा फर्क यह है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो अध्यात्म के एक्सपर्ट्स हैं, वो एक तरफ तो रिलीजन का सहारा ले रहे हैं, यानी धर्म का सहारा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ वो पुराने से पुरानी किताबों की बात कर रहे हैं। साइंस आज की जो जानकारी है उसके ऊपर अपने को निर्भर करती है। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल पूछना ना छोड़। ठीक है गौर रजा जी, आप ये कह रहे हैं कि आप परखिए, सवाल खड़े करिए, लेकिन दूसरे पक्ष का भी यही कहना है कि जिन मान्यताओं को हम मानते हैं, जिसके आधार पर हम ज्योतिष शास्त्र से पर आगे बढ़ते हैं, गणना करते हैं, आप भी तो उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं ना, इसी पर वो सवाल उठा रहे हैं। शास्त्री जी आप ठीक है, शास्त्री जी आप अपना कॉमेंट दीजिए, फिर ठीक है, फिर मैं उसका क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। शास्त्री जी देखिए मीनाक्षी, बात यह है कि गौहर रजा जी एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, लेकिन इनकी एक आदत, स्वभाव बन गया है इनका कि ये बात सही है या गलत है, तर्क के द्वारा उसको गलत ही सिद्ध करना है। देखिए भ्रांति फैलाना गौहर रजा जी का एक स्वभाव बन गया। अब स्वभाव से ये मजबूर है अपने, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष को जानते नहीं है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिरा। ज्योतिष ऐसा प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसके साक्षी स्वयं चंद्रमा और सूर्य है। लेकिन गौहर रजा जी किसी भी स्थिति में इस बात को नहीं माने, क्योंकि इन्होंने एक निश्चय किया कि हमने शास्त्र का, ज्योतिष का विरोध करना है। देखिए मैं गौहर रजा जी का या विज्ञान का मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जो ज्ञान मैं इनको बता रहा हूँ, आर्यभट्ट का किसी ने विरोध नहीं किया। आर्यभट्ट ने ये सिद्ध कर दिया। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि प्राचीन सिद्धांत है और आधुनिक सिद्धांत है। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार सूर्य एक जगह पर स्थिर है और उसकी परिक्रमा, पृथ्वी स्थिर है और उसकी परिक्रमा सूर्य करता है। ध्यान से समझना मेरी बात को। और सूर्य की परिक्रमा जो है चंद्रमा करता है। आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत को गलत कहा। उसने कहा कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब इसमें किसी ने नहीं कहा कि आर्यभट्ट ने क्यों गलत कर दिया। अब यहाँ पर स्थिति जो है, कहते हैं कि राहु और केतु, ऐसा देखिए राहु और केतु दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी, ये दोनों ही दो कोण हैं, ध्रुवीय कोण हैं, और जिन पर स्वाभाविक रूप से 12 राशियों में पूरा आकाश मंडल बटा हुआ है, 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है, जिनको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या मकर राशि कहते हैं, मकर रेखा भी कहते हैं। अंतर केवल नाम का है। मकर रेखा कह दिया, कर्क रेखा कह दिया, मकर राशि कह दिया, कर्क राशि कह दिया। अब यहाँ पर कहाँ अंतर आ रहा है विज्ञान में और ज्योतिष में। लेकिन गौहर रजा जी ने एक स्वभाव बना दिया कि दो पक्ष कर दिया, ज्योतिष को अलग कर दिया, विज्ञान को अलग कर दिया, जबकि विज्ञान और ज्योतिष ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जो ज्योतिष कहता है, ज्योतिष प्राचीन विज्ञान है, और गौहर रजा जी आर्यभट्ट का जो सिद्धांत है वो आधुनिक विज्ञान है। चलिए आपकी इसी नोट पर मैं इस बात को खत्म करूंगी, लेकिन इस चर्चा से जो बात निकल कर आई, एक खगोलीय घटना जिसे खगोलविद बड़ी उम्मीदों के साथ देखते हैं, जो कई रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है, और साथ ही जो लोग बड़ी दिलचस्पी से इन घटनाओं का इंतजार करते हैं, उनके लिए यकीनन ये दिन आज बड़ी उम्मीदों वाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ ज्योतिष इसे अपने नजरिए से देख रहा है। आप खुद इन दोनों नजरियों को समझें, पढ़ें और अपना फैसला लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने